हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संख्या बल की लड़ाई, किसका पलड़ा भारी। राजस्थान के सियासी रण में एक हफ्ता बीत गया है। गहलोत सरकार पर संकट बरकरार है। अच्छा, गहलोत जो हैं अपने विधायकों को जो फेयरमाउंट होटल है उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। पायलट एक हफ्ते बाद भी अब तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। दोनों गुट एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। राजस्थान के रण में ऑडियो टेप की एंट्री हो गई है। जयपुर से लेकर दिल्ली बैठे नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। लेकिन बड़ी बात अब भी यही बनी हुई है कि संख्या बल किसके पास है। इसी पर करेंगे आज संविधान की शपथ पे चर्चा। संख्या बल की लड़ाई, किसका पलड़ा भारी। ये अपने जो झेप है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। 7 दिन से जारी है राजस्थान का संग्राम। सड़क से शुरू होकर पहुंच गया है कोर्ट की दहलीज तक। क्या होगा अदालती लड़ाई का अंजाम। स्पीकर के नोटिस को पायलट गुट ने दी हाईकोर्ट में चुनौती। कांग्रेस के चीफ व्हिप भी बनाए गए पक्षकार। पायलट के वकील साल्वे ने स्पीकर की मंशा पर उठाए सवाल। स्पीकर के नोटिस पर रोक लगाने की लगाई गुहार। गहलोत ने कर रखा है दावा, उनके पास है पर्याप्त नंबर। कांग्रेस ने नंबर गेम में कसी कमर। पायलट समर्थक 2 विधायकों को पार्टी से किया सस्पेंड। श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक निलंबित कर दिया गया। श्री विश्विंदर सिंह, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। कौन जीतेगा राजस्थान का रण, कौन दिखाएगा संख्या बल का दम। संख्या बल की लड़ाई, किसका पलड़ा भारी। फिलहाल अपडेट के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मामला देखिए कोर्ट में है और अभी पायलट गुट के वकील जो है मुकुल रोहतगी, वो फिलहाल दलीलें दे रहे हैं। इससे पहले हरीश साल्वे अपनी बात रख चुके हैं और वो सीधे स्पीकर को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उनकी बाइसनेस को लेकर वो अदालत के सामने टिप्पणी कर चुके हैं। अब मुकुल रोहतगी किस तरीके से दलीलें रख रहे हैं, मनीष अपडेट क्या मिल रहा है। जी बिल्कुल, मुकुल रोहतगी इस समय अपनी तरफ से दलीलें रख रहे हैं और उन्होंने जो दलीलें दी है उसमें उनका सीधा कहना यह है कि यह मामला 10वीं अनुसूची के दायरे में नहीं आता, यानी कि व्हिप के उल्लंघन का या स्पीकर के नोटिस जारी करने का मामला ही नहीं बनता। साथ ही मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि पायलट ग्रुप ने कोई विद्रोह अब तक नहीं किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच विधायकों का मौलिक अधिकार है और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी के भीतर के मंच पर ही तमाम विधायकों ने अपनी बात रखी है, इसलिए इस मामले को अयोग्यता से नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि विधायकों की सदस्यता पर सवालिया निशान नहीं लग सकता। तो ये तमाम दलीलें हैं जो मुकुल रोहतगी इस वक्त तो कोर्ट में दे रहे हैं। ये मामला लंबा खिंचता दिख रहा है, क्योंकि पहले हरीश साल्वे ने लंबी बहस की है और उसके बाद अब मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि शाम होने के बाद ही इस मामले में कोई फैसला आ पाएगा। जी, सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद है। अंकित, जिस तरीके से अभी मनीष ने बोला ना कि मामला तो लंबा खिस्सा दिख रहा है, लेकिन 17 जुलाई आज ही तो मियाद है जो स्पीकर की तरफ से दी गई थी। ऐसे में ये बागी विधायक, इनकी तरफ से कुछ जानकारी मिल पा रही है, ये क्या करेंगे अब। ये इनका रुख साफ है। इनका साफ तौर पर कहना है कि मामला जो है कोर्ट में है, लिहाजा अब हम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर को क्या जवाब देना है वो भी तैयार है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है और वहां पर स्पीकर को भी जो है पक्षकार बनाने की मांग हो रही है, ये कहा जा रहा है कि स्पीकर को भी इस मामले में कोर्ट में बुलाना चाहिए। और इस सबके बीच में एक अपडेट और देना चाहूंगा, जो कोर्ट में दलील दी गई है, हालांकि मनीष ने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन वहां पर जो एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा यह गया है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है वही दिखाता है कि किस तरीके से इन लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई है। इस सबके बीच में एक और जानकारी देना चाहूंगा, जहां पर अभी मैं मौजूद हूं, माडेसर में आईटीसी ग्रांड, जहां पर ये सचिन खेमे के विधायक हैं। पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान यहाँ हलचल काफी तेज हुई है। यहाँ पर पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। सुबह से जब हम यहाँ मौजूद थे, पिछले 3-4 दिनों से इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल नहीं देखा जा रहा था, लेकिन जैसे जानकारी मिली कि एसओजी की टीम यहाँ पर आ सकती है, भंवरलाल शर्मा से पूछताछ कर सकती है और जो बाकी जो विधायक है सचिन खेमे गुट के, उनसे पूछताछ कर सकती है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया
बड़ी जानकारी अंकित गुप्ता जो दे रहे हैं कि मानेसर में जहां पर सचिन पायलट गुट के समर्थक विधायक ठहराए गए हैं होटल में, वहां पर अब सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि खबर यह कि वो भंवर लाल शर्मा कांग्रेस के बागी विधायक जिनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनसे पूछताछ के लिए एसओजी की टीम मानेसर पहुंच सकती है। और इस बीच राजस्थान संकट पर मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता है सचिन सावंत। सचिन सावंत ने कहा कि राजस्थान सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए मुंबई से वसूले गए। सचिन सावंत के मुताबिक उन्होंने इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की है और मामले की छानबीन का अनुरोध भी किया है। 2014 के बाद हमने देखा है कि जितनी भी विपक्ष की सरकार है उनको अस्थिर करने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ से होता है और इसमें महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं का भी बहुत सारा उपयोग किया गया है। तो हमें जानकारी मिली है कि 500 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है ये मुंबई से जमा की गई है राजस्थान सरकार को गिराने के लिए और इसके बारे में हमने राज्य के गृह मंत्री जी से अनिल देशमुख जी से बात की है। उनको भी उनके विभाग की तरफ से ये जानकारी मिली है ऐसा बताया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जैसे मास्टरमाइंड ये राजस्थान में पकड़े गए हैं, जिस तरह से अभी एफआईआर दर्ज हुई है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हो या कहीं के भी मास्टरमाइंड इसमें हो जिसमें इतने सारे पैसा लगा हुआ है, तो उनकी तरफ भी पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। तो ये बड़ा आरोप जो महाराष्ट्र कांग्रेस में प्रवक्ता है सचिन सावंत उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान मेरे साथ बीजेपी की तरफ से के शर्मा हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान संविधान विशेषज्ञ केटीएस तुलसी साहब इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहले तो मुझे लगता है के शर्मा जी को जवाब देना चाहिए। सर, ये बीजेपी का एजेंडा सरकार गिराने का चुनी हुई 2014 के बाद से जो देश देख रहा है, ये कह रहे हैं सचिन सावंत और साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा रुपए राजस्थान भेजे गए बीजेपी नेताओं की तरफ से सरकार गिराने के लिए। रोमाना जी, इसके अलावा कांग्रेसी कर क्या सकते हैं? सच्चाई ये है कि इनके घर के अंदर लगी है आग। हर दिन इनका एक नेता दूसरे नेता के मुंह पे कालिख मल रहा है, एक दूसरे की कपड़े फाड़ रहा है। जब शाम होती है तो इनको अंतर समझ में आता है कि दिन भर में हमने क्या पाया। हमने ये पाया कि हमारा एक नेता दूसरे के मुंह में कालिख पोत लिया, दूसरा नेता तीसरे के मुंह में कालिख पोत लिया। तो शाम को इनको लगता है कि इसमें भाजपा को कैसे लाए, भाजपा को कैसे लाए। भाजपा को लाना कहाँ पड़ता है सर? भाजपा तो अपने आप आ जाती है ना। जब आप ही की पार्टी के नेता जो हैं वो खुले न्योते देते हैं सचिन पायलट को, और अभी देखिए ना कौन वकील पैरवी कर रहा है वहां पर। मुकुल रोहतगी हैं, हरीश साल्वे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज रोमाना जी आप बताएंगे, यहाँ बहुत अच्छे वकील तुलसी साहब बैठे हुए। तुलसी जी से आप इतना पूछ लीजिए कि एक वकील किसकी वो कर सकता है, और क्या हरीश साल्वे और जो रोहतगी जी हैं ये भाजपा के सदस्य हैं? आप कृपया करके इस तरह का आरोप लगाने से पहले इसकी विवेचना कीजिए। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रही। ये सवाल वो हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जाते हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, देखिए ना अखिलेश जी हैं हमारे साथ। नहीं, मुझे अखिलेश जी है ना, अखिलेश जी हैं, वो जवाब देंगे। आपने जो आरोप लगाया, आप जो बात कह रहे हैं कांग्रेस के आरोपों पर, एक मिनट जवाब सुन लीजिए अखिलेश जी का, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाइए। मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। आप पहले तुलसी साहब से पूछिए, वो जाने माने वकील हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या कोई वकील आप जिससे कहेंगे मैं उससे नहीं पूछूंगी ना। के शर्मा जी संयम के साथ आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब ले रही हूँ। कैसे लगा सकती है? अरे भाई, मेरा नहीं कांग्रेस का आरोप है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। आप बेसिक नहीं समझते हैं। अब सुन लीजिए आरोप। आइए अखिलेश जी। अरे सुन लीजिए ना आरोप क्या है, सुन लीजिए आरोप। अखिलेश जी आइए। शर्मा जी सुनिए, के शर्मा जी सुनिए। ये जो हरियाणा में जो विधायक रुके हैं सचिन पायलट जी के, ये किसकी हॉस्पिटैलिटी में रुके हैं? कौन उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है? कौन उनका आतिथ्य कर रहा है? बीजेपी करेगी? कोई आसमानी शक्ति कर रही है? छुपा है क्या? ये दोनों वकील किसके लिए काम करते रहे हैं अभी तक और किसके खेमे के जाने जाते हैं, ये बताने की आवश्यकता है क्या? और तीसरी बात और बड़ी बात, प्लीज सुनिए, तीसरी बात और बड़ी बात, ये केंद्रीय मंत्री शेखावत जी का टेप वायरल हुआ है। पहले इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। केंद्र की सरकार स्पष्ट रूप से इस सब में लिप्तता दिख रही है, प्रूफ हो चुका है। एफआईआर तो हो चुका है, लेकिन जरा सा भी शर्म आया हो मोदी जी को तो उनके ऊपर इनको तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए।
लेकिन पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी की नीति है, जब से आए हैं उन्होंने लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है। जवाब लेती हूँ अगर जनादेश से नहीं सत्ता मिलेगी तो लूट के लेंगे, दबा के लेंगे, खरीद के लेंगे, रफ्तार से लेंगे, ईडी के बल पे लेंगे, आईटी के बल पे लेंगे, सीबीआई के बल पे लेंगे। सुनिए तो अखिलेश जी, सुनिए तो। लेकिन सर, आप जो अभी इस्तीफा मांग रहे हैं, आपने महेश जोशी को सुना नहीं या नहीं सुना सर? वो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप है सर, और उनकी तरफ से ऑन कैमरा सर मेरे रिपोर्टर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में लिखवाया है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये वही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह है। दूसरी बात उन्होंने कही, गजेंद्र सिंह कौन ये अभी नहीं पता है, ये जांच का विषय है। और सर, यहां बैठकर आप सीधे फैसला सुना रहे हो सर कि ये वही गजेंद्र सिंह शेखावत है। उन्होंने तो एफआईआर में सर शेखावत तक नहीं लिखवाया है, उन्होंने एफआईआर में सिर्फ गजेंद्र सिंह लिखवाया है सर। ये मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसलिए लिया क्योंकि मीडिया पे उन्हीं का नाम आ रहा था। अब हम 2 घंटे से टीवी बैठे, हमने नहीं देखा, हम उसको करेक्ट कर देते हैं, बात खत्म हुई। लेकिन बीजेपी की लिप्तता तो साफ दिख रही है ना। अच्छा, बीजेपी की लिप्तता तो साफ दिख रही है, इसमें तो कोई दुविधा है नहीं। केंद्र के सरकार की, हरियाणा के सरकार की, बीजेपी के लोगों की, इसमें कोई दुविधा तो है नहीं। ठीक है सर, मैं जवाब दे लेती हूँ के शर्मा जी से, उसके बाद केटीएस तुलसी साहब के पास मैं आ रही हूँ। केटीएस तुलसी साहब इंतजार कर रहे हैं हमारा। शर्मा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। रोमाना जी, मैं धन्यवाद करूंगा, आपने जो है महेश जोशी जी के उस बयान को दिखाया जो के संदर्भ में बताया और स्पष्टता की। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह को अपने बयान पर शर्म नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये इसी तरह के झूठे आरोप लगाते रहे। दूसरी बात इन्होंने मानेसर की मैं वहां बताता हूं। आपके रणदीप सुरजेवाला 10 बार उसमें प्रेस में बोल चुके हैं कि हमारे नेता लगातार फोन पे बात कर रहे हैं। सचिन पायलट से बात हो रही है, लगातार जो है प्रियंका गांधी ने बात किया, केसी वेणुगोपाल ने बात किया, चिदम्बरम ने बात किया। जब सारे नेता आपके बयान वहां बात कर रहे हैं तो वो किसके कब्जे में है? फिर आप बात कैसे कर ले रहे हैं? फिर वहां पर एक तरफ बाप ये दावा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे लोग वहां पर सीधे संपर्क में हैं, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, और इसके बाद आप हम पर आरोप लगाते हैं मानेसर के संदर्भ में कि हमने रोका हुआ उनको, हमने अपने ठीक है, इस समय ताजा अपडेट मैं दे देती हूँ, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है सर। राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। ताजा अपडेट दर्शकों के लिए ये है कि अब कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख रहे हैं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए हैं सिंघवी। तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सिंघवी पेश हुए हैं और अब उनकी तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं अदालत में। मैं अब बड़े सवाल के साथ केटीएस तुलसी साहब के पास आना चाहती हूँ। और केटीएस तुलसी साहब, ये जिस तरीके का मामला आगे बढ़ रहा है कि ये सड़क से लड़ाई शुरू हुई और अब अदालत की दहलीज पर पहुंच गई, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा यहां कमजोर आपको दिख रहा है? क्या सचिन गुट इस समय अदालत में एक हारी हुई बाजी खेल रहा है? ये मेरे लिए कहना बहुत गलत होगा। कोर्ट के मामले में आउटकम प्रिडिक्ट करना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम अदालत का फैसला आ जाए फिर उसके ऊपर विश्लेषण कर सकते हैं, मगर क्या फैसला होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं कोर्ट में तो हूं नहीं जी, और डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है बेंच का बार के साथ उसमें नहीं हूं। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि कुछ भी फैसला हो जी, सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहां गई। और एक केस नहीं है, 10 केस से ज्यादा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ताक पे रख दिया गया है। और जो खुलेआम जो भी पैसे का नाच होता है वो होता है या दुरुपयोग होता है एजेंसीज का। इनकम टैक्स की रेड कैसे हुई, कब हुई, क्या टाइमिंग था उसका, सबको मालूम है। अब उसके बारे में क्या कहा जाए कि सरकार जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो चले। आप सही कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसका कुछ ख्याल करें। आप महत्वपूर्ण बातों की ओर यहाँ पर ध्यान कीजिए तुलसी साहब। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि ये जो पूरा मामला अदालत में पहुंचा, आप क्योंकि
संविधान के जानकार हैं सर, आप बेहतर तरीके से मेरे दर्शक को बता पाएंगे कि भाई ये दलील दी जा रही है सचिन गुट की तरफ से कि स्पीकर ने जो नोटिस दिया है ना, ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि व्हिप तो तभी लागू होती है अगर विधानसभा का सत्र चल रहा हो। यहां विधानसभा का सत्र तो चल नहीं रहा था, ये तो बैठक वो होटल में बुला रहे थे, तो यहां व्हिप कैसे लागू हो जाएगी? मैं इसके बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना है कि अगर ये कहते हैं कि कैसे अभी तो स्पीकर का जो फैसला आया नहीं है, तो अगर आया नहीं है तो इसका मतलब सारा केस प्रीमेच्योर है, क्योंकि अगर गलत फैसला आता तो उसको चुनौती दी जा सकती थी। अगर फैसला ही नहीं आया है तो किस चीज को चुनौती दी जा रही है? सिर्फ नोटिस को। नोटिस में जो भी इन्होंने ऑब्जेक्शंस लेने हैं वो ले, मगर मेरे को ये लगता है कि जल्दबाजी में ये सब कुछ हुआ। शायद असल में जब बाजी हार जाता है कोई जमीन पर, तभी अदालत का सहारा लेते हैं। आमतौर पे यही देखा जाता है जी। अभी इस केस में जो सामने आ रहा है कि रोल ऑफ मनी, ये पहली बार नहीं है कि पैसे का नाच हो रहा है। पैसे का नाच हर केस में हुआ जहां पे ऑपोजिशन की सरकार को गिराया गया, और जो मर्जी फैसला आ जाए लोगों का, मगर सरकार तो केंद्र में जो पार्टी सत्ता में है उन्हीं की बनेगी। ठीक है सर, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है जी। सर एक और टेक्निकल सवाल था। ये बाकायदा जी, एक और टेक्निकल सवाल है सर, और वो टेक्निकल सवाल ये है कि आज जब हरीश साल्वे साहब अपनी दलीलें रख रहे थे, तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि स्पीकर जो काम कर रहे हैं या जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बायस्ड है। क्या अदालत में स्पीकर के फैसले को लेकर या स्पीकर के विवेक पर इस तरीके से सवाल उठाया जा सकता है क्या? बस मैं ये समझना चाह रही हूं। जब संविधान ने एक पावर दी है, ड्यूटी दी है, जिम्मेवारी दी है एक अथॉरिटी को, जो कि निष्पक्ष, सारी पार्लियामेंट्री प्रतिक्रिया में स्पीकर निष्पक्ष माना जाता है, तो स्पीकर को जब पावर दी गई है संविधान द्वारा, तो ये कहना कि वो बायस है कैसे साबित करेंगे? कोई दूसरा स्पीकर तो आ नहीं जाएगा। अदालत में आप बायस अलेज करते हैं तो कोई दूसरा बेंच सुन सकता है मैटर को। यहां पे तो द थ्योरी ऑफ नो अल्टरनेटिव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। जी सर। स्पीकर या उनकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर, इसके अलावा कोई और ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। इसलिए अदालत में ये कहना कि बायस वगैरह, मेरे ख्याल में इट्स एन आर्ग्यूमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी क्लैरिटी देने के लिए इस पूरे टेक्निकल मुद्दे पर। मुझे लगता है दर्शक भी ये जानना चाह रहा होगा। ये वो तमाम दलीलें जिस पर मैंने जवाब लिया, ये दलीलें दरअसल दी जा रही हैं अदालत में। इसीलिए मैं केटीएस तुलसी साहब को आज संविधान की शपथ में लेकर आई, ताकि आप समझ पाएं कि आखिरकार ये मामला किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो यहां पर तुलसी साहब ने कही कि भाई जब जमीन पर बाजी हारती हुई नजर आती है तो फिर कई बार नेता जो हैं वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। तो क्या इस मामले में भी वही हो रहा है? क्या यहां पर सचिन पायलट जो है वो कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और संख्या बल में दम दिखाते हुए क्या अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो राजस्थान की सियासी लड़ाई इस समय कोर्ट पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष रख रहे हैं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी। स्पीकर का नोटिस देना सही, ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा मौजूद हैं जयपुर से। मनीष, आधार क्या बता रहे हैं वो अपनी इस दलील के लिए कि भाई स्पीकर ने जो नोटिस दिया वो बिल्कुल सही है? जी, उनकी दलील यह है कि व्हिप जारी हो चुकी थी। 2 बार पार्टी के इन विधायकों को बुलाया गया और इनसे ये कहा गया कि वो पार्टी विधायक दल की बैठक को उपस्थित रहकर इस व्हिप के अनुसार काम करें, लेकिन दोनों बार व्हिप का उल्लंघन किया गया। तब
मुख्य सचेतक ने अपने संसदीय कार्य के निर्वहन को करते हुए स्पीकर को चिट्ठी भेजी और स्पीकर को अनुसूची 10 के तहत यह अधिकार है कि यदि पार्टी व्हिप का उल्लंघन होता है तो ऐसे तमाम विधायकों को वो नोटिस जारी कर सकते हैं। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी की एक दलील ये भी है कि जहां तक सवाल ये है कि क्या इन्होंने कोई पार्टी विरोधी कार्य किया, तो उसके संबंध में उनका कहना है कि एसओजी ने इस मामले में एक विधायक भंवरलाल शर्मा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में निश्चित रूप से एसओजी ने तमाम प्रमाणों को देखते हुए ही एफआईआर की है और निश्चित रूप से भंवरलाल शर्मा का ये कार्य पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, क्योंकि वो एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास था। तो ये तमाम दलीलें इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही सुनवाई में अपनी ओर से दे रहे हैं। ठीक है मनीष, लेकिन जब नाम भंवरलाल शर्मा का आता है तो फिर नाम गजेंद्र सिंह का भी आता है ना, जिसे लेकर एफआईआर में तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि कौन गजेंद्र सिंह ये नहीं पता, लेकिन पीसी जब कांग्रेस की तरफ से कही जाती है तो उसमें सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और नाम अब जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ले रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसे में दिल्ली में सियासत किस अंदाज में गर्म हो रही है? नीरज पांडे। जी बिल्कुल रोमाना, सियासत गर्म है, सुबह से ही हलचल तेज है। गजेंद्र सिंह शेखावत आमतौर पे मीडिया से बातचीत करते हैं, मीडिया के लिए फ्रेंडली भी हैं, लेकिन आज उन्होंने मीडिया से सीधे तौर पे बात ना करके ऑफ कैमरे बात की और उन्होंने कहा कि जो मामला सामने आया है उसमें गजेंद्र सिंह का नाम दिया गया, लेकिन गजेंद्र सिंह बहुत सारे हैं। अभी भी मैं उनके आवास पे हूँ, आवास पे मीडिया ने घेर रखा है, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे खड़े हैं, तमाम चैनलों के हमारे जैसे सब लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं कि कब गजेंद्र सिंह आएंगे सामने। बात अपने घर पे ही हैं, अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन वो मीडिया से सीधे तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी इस बात मुझे लगता है हमें सीधे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी का रुख कर लेना चाहिए। प्रदीप जी, ये लड़ाई राजस्थान की, लेकिन ये राजस्थान की लड़ाई फ्रंट यहाँ कई मोर्चों पर खुले हुए नजर आ रहे हैं सर। देखिए अदालत में भी लड़ी जा रही है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री का नाम भी ले लिया गया है, इसमें बहुत से एंगल खुल गए। नहीं रोमाना जी, देखिए बात यह है कि ये सब तकनीकी मुद्दे हैं। राजनीतिक मुद्दा क्या है? राजनीतिक मुद्दा ये है कि सचिन पायलट को तय करना है कि उनका आगे का रास्ता क्या होगा। विधानसभा की सदस्यता उनकी और उनके साथियों की दो ही स्थितियों में बच सकती है, या तो वो कांग्रेस में बने रहें या फिर दूसरा तरीका ये है कांग्रेस विधायक दल के 2/3 सदस्यों को अपने साथ ले आए, जो कि संभव नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस विधायक दल में बहुमत अशोक गहलोत के पास है, तो अपनी सदस्यता बचाने का उनके पास अब कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि कांग्रेस में माफी मांगे और लौट जाए। जी। दूसरी बात, अगर वो आगे बढ़ गए, ऐसा होता हुआ अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं तो उनके सामने दो विकल्प हैं। हाँ जी, जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए। बिल्कुल, इसीलिए उनके सामने दूसरे दो और विकल्प हैं। एक कि ये वो अपना क्षेत्रीय दल बनाए, तब भी सदस्यता जाएगी। दूसरा, वो बीजेपी के साथ जाए, तब भी सदस्यता जाएगी। तो उनको अपना आगे का राजनीतिक कदम तय करना है। इन तकनीकियों में उलझने की बजाय उनको चाहिए कि वो अपना राजनीतिक कदम तय करें, उसके हिसाब से सामने आए। या तो पार्टी में रहना है या नहीं रहना है, पहला फैसला उनको ये करना है। अगर पार्टी में रहना है तो बातचीत करें और पार्टी में वापस जाएं। ठीक है सर, पार्टी में तकनीकी आपने बहुत साफ किया यहाँ पर, आपने बहुत साफ कर दिया यहाँ पर कि देखिए नंबर जो है वो इस समय दिख रहा है कि अशोक गहलोत के पक्ष में ही है। शर्मा जी, इसी वजह से वो फ्लोर टेस्ट की बात भी सर बस मीडिया के कैमरों के सामने बयानों में ही रह गई, उसकी मांग नहीं की आप लोगों ने? फ्लोर टेस्ट की जब आवश्यकता हम महसूस करेंगे, निश्चित तौर से हमने पूरी नजर वहां रखी हुई है। जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार हम वहां निर्णय लेंगे। तो जब भी राजस्थान की जनता के हित पर हमको जो भी आवश्यक कदम उठाना होगा हमारा, वो हम 100% उठाएं, क्योंकि हम एक सशक्त विपक्ष के रूप में वहां उपस्थित हैं। लेकिन फिलहाल आपका आकलन क्या है? फिलहाल आपका आकलन क्या है के शर्मा जी? राजस्थान में गहलोत सरकार, संकट टल गया उस पर से? नहीं, ये तो अभी दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कालिक पोत रहे हैं रोमाना जी। और बुरी तरह से कांग्रेस राजस्थान में दो भाग में बढ़ चुकी है, यह स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है कि वहां पर ये बढ़ चुके हैं। और केवल वही नहीं बटे, केंद्र में भी इनकी जो हालात हुए हैं, एक वर्ग विशेष जो युवा इनकी टीम कही ये मानते थे, वो पूरी तरह से एक तरफ हो गया है। और केंद्र में एक परिवार जो गांधी परिवार है वो एक तरफ हो गया है। और ये साफ लड़ाई आपको दिख रही है कि एक गधे को घोड़ा बनाने के लिए कांग्रेस किस तरह से सारे घोड़ों को अस्तबल से भगा रही है। मैं जवाब देती हूँ।
मैं जवाब लेती हूँ। अखिलेश जी, क्या अभी भी संख्या बल में दम दिखाने का डर है सचिन पायलट का? क्या इसी वजह से जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है जो गहलोत के पक्ष में है? थोड़ा समय दीजिएगा। मैं शर्मा जी ने जो अंत कहा मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। हाथी जाता है, कुत्ता भौंकते रहता है। कुत्ते को मलाल ये होता है कि मैं इतना बौना सा क्यों हूं, इसलिए हाथी को वो भौंकता है। वही हाल हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं का होता है जब राहुल जी के प्रति, कांग्रेस के नेताओं के प्रति ये कहते हैं क्योंकि मैं इनके सामने बौना सा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए खीज में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे साहब और शर्मा जी आपको किसी ने टोका नहीं सर, प्लीज अखिलेश जी को आराम से सुन लीजिए सर, बीच में मत टोकिए, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। आइए अखिलेश जी। यहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे एक साहब, एक सेवक और तीसरों न कोई, वो व्यवस्था नहीं है। अभी शर्मा जी ने एक और बात कही कि हम जो जनता के हित में होगा वो फैसला लेंगे। जब जनता के हित में अर्थशास्त्र की नीतियों पे फैसला लेना होता है तो सोए मिलते हैं देश के प्रधानमंत्री और उनका भाजपा। जब हमारे कोविड पे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर फैसला लेना होता है तो इनकी प्रधानमंत्री और सारी एजेंसियां सोए मिलती हैं। जब चीन से सुरक्षा, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की बात होती है तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल सोया मिलता है। लेकिन जैसे ही गैर भाजपाई सरकारों को कहीं गिराने की बात आती है, ये भी जग जाते हैं तुरंत। इनकी जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो आनुवांशिक संगठन है, ये भी हो जाते हैं। थैली शाह भी कूद पड़ते हैं, राजभवन ही सक्रिय हो जाते हैं। मैं जवाब लेती हूँ सर, मैं जवाब लेती हूँ सर, क्योंकि आईटी ईडी को लेकर सवाल तुलसी साहब ने भी उठाया था। ये छापे जो आईटी ईडी के हुए थे सर, उसकी टाइमिंग पर केटीएस तुलसी साहब ने भी सवाल उठाया था। जी जी, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक है आप सर, जवाब लेकर शर्मा जी आइए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, किस तरह से विधायकों को इस्तीफे दिला करके, सरकार को गिरा करके, नॉन एमएलए को उन्हीं को फिर मिनिस्टर बना करके। ठीक है सर, जवाब ले रही हूँ सर, जवाब ले रही हूँ। शर्मा जी, कुल मिलाकर चुनी हुई सरकारों को आप लोग पलट रहे हैं सर, ये आरोप बार बार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाया जा रहा है। देखिए, मैंने इसका जवाब पहले मैं दे चुका हूं रोमाना जी, लेकिन मैं अब उस बात पर आता हूं जो अभी ये कह रहे थे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने तो सिर्फ इतना कहा आईटी के छापों की टाइमिंग पर तो जवाब दे दीजिए। आईटी के छापों की टाइमिंग पर मैं वहीं आ रहा हूँ रोमाना जी। केवल मैं इतना कहा था मैंने कि गधे को घोड़ा बनाने के लिए अस्पताल से सारे घोड़े भगाए जा रहे हैं। ये तो कपिल शर्मा जी का ट्वीट है, मेरा तो ठीक है था, लेकिन इनके जवान से जो है नाम निकल गया कि गधा कौन है, गधा कौन है, इसका जो नाम ही राहुल गांधी ने बोला, मैंने तो बोला नहीं है। इसलिए कृपा कर आप अपनी सच्चाई के लिए मुबारकबाद अखिलेश जी, आपके सच्चा बोलते हैं। आपका कहाँ नाम लिया? चलिए सर, ऐसे बहस नहीं हो पाती है, दर्शक कुछ समझ नहीं पाता है। बात यहाँ पर गधे और घोड़े की नहीं है ना, दरअसल यहाँ पर पूरा मुद्दा जो है वो इस पर आकर टिकता है कि जनता वोट देकर भेजती है, और जनता जिसे वोट देकर भेजती है, जिस सिंबल पर वोट देकर भेजती है, जब वो पाला पलटता है तो क्या ये जनता के साथ धोखेबाजी नहीं है? तो राजस्थान में सियासी लड़ाई जारी है, हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और बड़ी तस्वीर ये निकल कर आ रही है कि साहब नंबर गेम में कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हैं फिलहाल अशोक गहलोत। लेकिन मेरा सवाल अखिलेश जी आपसे ये है सर कि बीजेपी पर तो आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के वो नेता जिन्हें लेकर खुद सीएम अशोक गहलोत आकर कहते हैं कि साहब ये पार्टी से धोखेबाजी कर रहे थे, ये हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल है, उन सचिन पायलट पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग, या इसमें कोई रणनीति है सर? देखिए, प्रथम दृष्टया जितनी कार्रवाई हो सकती तो की जा चुकी है। अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका, सीएम डिप्टी सीएम पद से हटाया चुका। उसके अलावा जो कार्रवाई होती है वो संवैधानिक रूप से होती है। हमारे परिवार के सदस्य जरूर उतने सालों तक रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। हम लोगों को अपेक्षा है कि अभी भी वो अपना आपने रद्द की प्राथमिक सदस्य निलंबित किया, आपने माफ कीजिएगा जी, भंवरलाल शर्मा की। तो मैं उस सिलसिले में पूछ रही थी कि सचिन पायलट को लेकर अभी भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? उन दोनों लोगों को जिनके खिलाफ तथ्यात्मक साक्ष्य मिलेंगे उस अनुपात में उस पर कार्रवाई होगी। मैंने आपसे कहा डिप्टी सीएम का पद हटाया जाना कोई सामान्य पद नहीं है, अध्यक्ष से हटाया जाना सामान्य पद नहीं है जो हटा दिए गए हैं। और तीसरी बात कि ये हर जगह जहां बीजेपी नहीं है जी, मोदी जी के आने के बाद ये प्रचलन में क्यों हो गया?
मैंने आपको कर्नाटक उदाहरण दिया, महाराष्ट्र को उदाहरण दिया, रात के सुबह सन्नाटे ठीक है अंधेरे में। सर, समय मेरे महाराष्ट्र पास में आज शपथ इतना ही लिया है, था समय राजभवन मेरे में। पास आज इतना ही है। आप भले बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन बीजेपी सिरे से इन आरोपों को खारिज कर रही है और कह रही है कि ये अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, गहलोत गुट की तरफ से जितना निशाना सचिन पायलट पर, उतना ही निशाना बीजेपी पर भी साधा जा रहा है। संख्या बल की लड़ाई, किसका पलड़ा भारी?